नमस्कार, मैं हूँ रहस्य शाकदीप। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने वाली गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने गैंग के 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दो बाइक आपस में भिड़ी, दोनों युवकों की हुई मौत। परिजनों ने मृतक निखिल की आंखों का किया नेत्रदान। यूआईटी टीम की बड़ी कार्यवाही। गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने 40 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जों को किया ध्वस्त। अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क के नाम हो रही अवैध वसूली पर युवाओं ने खोला मोर्चा। विरोध में घाट के पास ही बैठे धरने पर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लूटपाट करने वाली गैंग के खुलासे की। कोतवाली थाना पुलिस ने पिस्तौल दिखाकर लोगों से लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गैंग के 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी पिस्तौल की तरह दिखने वाला लाइटर बताकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी शराब पीने और मौज शौक के लिए लूटपाट करते थे। कोतवाली सीआई सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि 19 अक्टूबर को विनोद पुत्र कांतिलाल हड़ात निवासी मांडवा खपरेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि 12 अक्टूबर की शाम के समय वह नवा डेरा पहुंचा। उसी समय एक बाइक पर 2 बदमाश आए। आरोपियों ने उसे रोककर मोबाइल और 10,000 रुपए लूट लिए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। सीआई सुरेंद्र सिंह के साथ हेड कांस्टेबल जय हिंद कांस्टेबल मदन लाल लोकेंद्र और लक्ष्मण की टीम जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को बदमाशों के बारे में कई खास सुराग मिले। वहीं मुखबिर तंत्र से पुलिस को सूचना मिली कि लूटपाट करने वाली गैंग के बदमाश भंडारिया और थाना गांव के हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपी अक्षय पुत्र शिवशंकर रोत निवासी भंडारिया, ऋतिक पुत्र गोपाल दास वैष्णव निवासी थाना को गिरफ्तार कर लिया। सीआई ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की वारदात कबूल कर ली है। वहीं वारदात में शामिल दूसरे आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सीआई ने बताया कि आरोपियों को शराब पीने की लत लग गई है। शराब और मौज शौक के लिए लूटपाट करते थे। वहीं आरोपी पिस्तौल की तरह ही दिखने वाला लाइटर दिखाकर लोगों को डराते धमकाते थे, जिससे डरकर लोग अपने पास से कीमती सामान और पैसा बदमाशों को दे देते। वहीं आरोपी पिस्तौल की तरह ही दिखने वाला लाइटर दिखाकर लोगों को डराते धमकाते थे, जिससे डरकर लोग अपने पास से कीमती सामान और पैसा बदमाशों को दे देते और विरोध नहीं कर पाते। पुलिस बदमाशों से बरामदगी का प्रयास कर रही है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारापाल के पुलिया समीप 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों के परिजनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं परिजनों ने मृतक निखिल की आंखों का किया नेत्रदान। सहायक पुलिस निरीक्षक मनोहर सिंह बताया कि गुरुवार रात को उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारापाल के पुलिस समीप जावर निवासी दीपक जादू तथा बारापाल निवासी निखिल दोनों अलग अलग अपने 2 पहिया वाहनों से जा रहे थे। तभी दोनों बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। घायलों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों ही मृतकों के परिवारजनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शुक्रवार को मृतक निखिल के परिजनों ने निखिल की आंखें एमबी हॉस्पिटल के नेत्र रोग विभाग में स्वेच्छा से दान करने का निर्णय लिया है। निखिल के पिता मांगीलाल मीणा ने बताया कि उनका बच्चा भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी इस दुनिया को देख सकेगी। सर, ये घटना अपने बारापाल के पास में एक पुलिया है। पुलिया पे ये घटना हुई है। 2 बाइक वाले सवार थे, जिसमें पीछे बैठे हुए थे, जिसमें से दोनों आमने सामने भिड़ंत हुई। एक शायद रॉन्ग साइड में आया था और एक सीधा जा रहा था। टकराने से दोनों को घायल अवस्था में एमबीजे उदयपुर लेके आए और यहाँ इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। एक दीपक पिता मोहनलाल हरिजन जो जावर में से रहने वाला है, और सेकंड है जो निखिल पिता मांगीलाल मीणा जो निवासी बारापाल का है।
और दोनों के दोनों ने क्या आपस में अलग अलग परिवार दिया है, किस तरीके से परिवार दिया? जी दोनों एक ही एफआईआर करेंगे और दोनों का पीएम अलग अलग होगा। मामला था, क्या हुआ था? जी मेरा नाम मांगी लाल है। मेरे बच्चे का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, वो तो रहा नहीं, वो उसकी आंखें किसी को काम आए तो मैं बहुत बहुत अभी देखो, रो मत, जाने वाला तो चला गया बच्चा आपका, लेकिन आप जो ये डिसीजन ले रहे हो तो इससे दुनिया देख के बहुत सराहनीय पहल है। क्या सोच के आपने ये डिसीजन लिया था? मेरी बच्चे की आंखें किसी के और के काम आए तो मेरे को अच्छा लगेगा, देखेगा वो, बस बाकी और कुछ नहीं। मैं रेखा यहाँ आई डिपार्टमेंट में काउंसलिंग का काम करती हूँ। रेखा आँखों की काउंसलिंग का काम है। यहाँ पे जो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था शाम को, निखिल करके उसके पिताजी मांगीलाल जी ने, उन्होंने नेत्रदान करवाया है और उनके बच्चे का, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी की आंखों में जिंदा रहे, तो हम नेत्रदान उनका कर रहे हैं आज। और नेत्रदान में नेत्र नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ ऊपर का एक जो काला वाला पार्ट ब्लू जो होता है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हटा के हम वापस दूसरी झिल्ली लगा देते हैं, तो आँखों में कोई विकृति नहीं आती है, आँख वैसी की वैसी ही रहती है। और ये 6 से 8 घंटे में ले लेते हैं हम लोग जितना हो सकता है, और कभी ज़्यादा हो जाता टाइम तो क्वालिटी देख के कॉर्निया के ले सकते हैं। इससे 2 से 4 लोगों की ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। उदयपुर यूआईटी टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने एकलिंगपुरा चौराहे के पास गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने अवैध कब्जों को ध्वस्त किया। दस्ते ने 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट के रूप में चल रही दुकानों को हटाया। पिछले कई सालों से यूआईटी की ओर से इन्हें हटाने की कवायद की जा रही थी। दुकानें हटाने के बाद यूआईटी की ओर से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जा रहा था। यूआईटी सचिव नितेंद्र पाल सिंह ने आने के बाद उनके नेतृत्व में यह अतिक्रमण की पहली बड़ी कार्रवाई है। हॉस्पिटल के सामने कुछ डांगी समाज के लोगों और कुछ गाडोलिया समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने दुकानें बनाकर इसको दूसरे लोगों को किराए पर दे रखी थी। सुबह 5 बजते ही यूआईटी की टीम मौके पर पहुंच गई थी। यूआईटी के सभी होमगार्ड्स के साथ सवीना थाने और पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा पुलिस बल भी मौके पर तैनात थी। 50 से ज्यादा डंपर ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से एक के बाद एक दुकानों को तोड़ा गया। दुकानों से मिले भंगार के सामान और शेड्स के हाथों हाथ हटाते हुए उन्हें कब्जाधारियों को दे दिया गया। दोपहर 12 बजे तक ये कार्रवाई चलती रही। यूआईटी के सभी सेक्शन के 50 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। सवीना थाना अधिकारी दलपत सिंह भी मौके पर लोगों से समझाइश करते दिखे। हालांकि पुलिस बल ज्यादा होने से अतिक्रमी ज्यादा हंगामा नहीं कर पाए। इस कार्रवाई के बारे में अल सुबह तक रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों को भनक तक नहीं थी। यूआईटी सचिव नितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यूआईटी ने करीब 3 साल पहले भी मेन रोड से कब्जे हटाए थे। हॉस्पिटल के एग्जिट गेट के पास मास्टर प्लान के तहत 100 फीट रोड पर भी शेड्स लगाकर अवैध कब्जे कर लिए गए थे। इसके बाद कब्जाधारियों ने दुकानों को किराए पर दे रखा था। सभी को कब्जे हटाने के लिए एक के बाद एक कई नोटिस भेजे गए, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं दिया। यूआईटी सचिव ने बताया कि इसी महीने यूआईटी इस जमीन को कमर्शियल रूप में एक्शन करेगी। तहसीलदार विमलेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि पूरी प्लानिंग के तहत करीब 2 लाख स्क्वायर फीट से कब्जे हटाए गए। अलग अलग रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा था। सभी दुकानों को तोड़कर मलबे में पड़े 3 शेड्स को भी हटा रहे हैं। यूआईटी की ओर से हाथों हाथ बाउंड्री भी की जा रही है ताकि फिर से कब्जा ना हो। मास्टर प्लान की रोड पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष शनि पोखरना के नेतृत्व में युवा उदयपुर के चांदपोल बाहर स्थित अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क के नाम पर की जा रही वसूली के विरोध में घाट के पास ही धरने पर बैठ गए। दरअसल उदयपुर के चांदपुर बाहर स्थित मांझी की घाट, जिसे अमराई घाट के नाम से भी जाना जाता है, पिछले कुछ महीनों से संवेदक पर प्रवेश शुल्क के नाम पर मनमानी शुल्क वसूलने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका पहले भी शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध किया गया। शनि पोखरना के नेतृत्व में मांझी का घाट जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और संवेदक से टेंडर कॉपी मांगकर प्रवेश शुल्क की जानकारी मांगी गई। युवा मोर्चा के पूर्व शहर जिला अध्यक्ष शनि पोखरना ने बताया कि मांझी का घाट में प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए क्षेत्रवासी कई वर्षों से आ रहे हैं। साथ ही यहाँ स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी घूमने आते हैं। पोखरना ने बताया कि प्रवेश शुल्क के नाम पर 10 रुपए का शुल्क लेना वाजिब है ताकि घाट पर असामाजिक तत्व और
और नशेड़ी प्रवेश ना कर सके। लेकिन मोबाइल के 100 रुपए और प्री वेडिंग शूटिंग के नाम पर ले रहे 4,000 रुपए वसूले जा रहे हैं, जो बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। पोखरना ने बताया कि हमने पूर्व में भी संवेदक द्वारा की जा रही वसूली के लिए देवस्थान विभाग को शिकायत की थी, जिस पर संवेदक पर पेनल्टी भी लगाई, लेकिन इसके बाद फिर से संवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क के नाम पर वसूली की जा रही है। पोखरना ने बताया कि संवेदक से पूछा कि टेंडर कॉपी में यदि लिखा है कि मोबाइल के 100 रुपए शुल्क लिया जाता है तो दिखाइए। इस पर संवेदक ने कहा कि देवस्थान विभाग आ जाइए, वहां टेंडर के सारे नियम दिखा दूंगा। पोखरना ने बताया कि संवेदक वापस टाल मटोल कर रहा है और संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहा। ऐसे में हम सभी ने फैसला किया है कि आज घाट के बाहर ही बैठेंगे और जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तब तक किसी का टिकट नहीं कटने देंगे। इसके बाद संवेदक प्रदीप जोशी द्वारा फोन पर बार बार निवेदन करने और समय मांगने पर युवा मान गए और धरने से उठ गए, लेकिन युवाओं का कहना है कि संवेदक द्वारा उचित जवाब नहीं मिलता है तो आगे भी विरोध जारी रहेगा। जैसा कि आप सबको भी याद है कि अभी हमने महीने भर पहले तकरीबन महीने भर पहले देवस्थान विभाग में ज्ञापन दिया था, जिसमें जिस तरीके लूट यहाँ मचाई जा रही है। यहाँ पे जो अमराई घाट का है कि इन्होंने देवस्थान विभाग ने कोई टेंडर किया है, जिसके बारे में शायद इनके अधिकारियों को भी पूरा नॉलेज नहीं है कि ये टेंडर किस तरीके से हुआ है। इसमें 100 रुपये यहाँ पे लोगों से लिए जा रहे हैं। लोकल किसी भी तरीके आदमी आ रहा है उसके मोबाइल के 100 रुपये लिए जा रहे हैं। 4,000 रुपये प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे हैं। ये किस तरह लूटमार जो अपने लोगों से कर रखी है। यहाँ पे अपना बहुत सालों पुराना एक मंदिर भी है जहाँ पे बहुत सालों से लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग, उनसे भी यहाँ पे 100 रुपये मोबाइल के लिए जा रहे हैं। बाकी 10 रुपये एंट्री फीस है। चलो 10 रुपये एंट्री फीस का हमने इसलिए विरोध नहीं किया था कि मान लिया कोई न्यूसेंस आता हो, कोई किस तरीके लोग आते हो जहाँ नशा करते हो, तो 10 रुपये ठीक है, एक वाजिब चीज़ है। उसके बाद आप मोबाइल के पैसे ले रहे हैं 100 रुपये 200 रुपये, तो ये तो गलत है। इसका विरोध हमने पहले ही किया, तो हमको कहा गया हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई नहीं है, तो आज हम यहाँ मौके पर आए हैं। मौके पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ मौके पर बैठे हैं। अभी मेरे ठेकेदार जो भी है उनसे बात हुई है, उन्होंने मेरे वापस टालम टोल किया है कि आप यहाँ सूरजपोल देवस्थान विभाग आ जाइए, यहाँ जवाब दे दूंगा, दे देकर। मैंने कहा जो भी आएंगे मौके पे ले आइए, आप मौके पे आके जो भी होगी बात कर लेंगे। बाकी हम यहाँ बैठे हैं, ना तो आज यहाँ टिकट कटेगा, ना आज, ना कल, ना परसों, जब तक ना इसका कोई सोल्यूशन होता है। अधिकारी भी आए, ठेकेदार भी आए, क्लियर करे चीज़ें। अगर देवस्थान विभाग ने इस तरीके का कोई टेंडर कर रखा है जहाँ 100 रुपये लिए जा रहे हैं तो वो भी गलत है। फिर हम देवस्थान विभाग जाके उस टेंडर को निरस्त करने की प्रक्रिया कराएंगे। और अगर ठेकेदार मनमानी वसूली कर रहा है तो उसका भी हम विरोध करने बैठे हैं कि ये चीज़ की इस तरीके की चीज़ न हो। उदयपुर के चिकलवास गांव के एक फार्म हाउस में लगाए पिंजरे में तेंदुआ पकड़ में आ गया। पिछले 5 दिनों से यहां पिंजरा लगा रखा था, लेकिन हर रोज वन विभाग के कर्मचारी निराश होकर लौट रहे थे। शुक्रवार सुबह तब वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो अंदर तेंदुआ कैद था। चिकलवास में कोका कोला की फैक्ट्री के पास पिंजरा लगाया गया था। पिछले दिनों तेंदुआ के आबादी इलाके में मूवमेंट के बाद वन विभाग के यहां पिंजरा लगाया था। पकड़ में आने के बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे इलाज के लिए लेकर रवाना हो गए। स्थानीय लोगों की भी जानकारी मिलते ही लोग सेल्फी लेने के लिए जमा हो गए। पब्लिक मूवमेंट के बाद तेंदुआ पिंजरे के अंदर से गुजराता रहा। यह फार्म हाउस आशीष ढिंग का था। इस बारे में वन विभाग के स्थानीय रेंजर नरपत सिंह समेत आला अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की गई, मगर फोन बंद होने से जानकारी नहीं मिल सकी। केवड़े की नाल के जंगल में मृत मिले युवक की चौथे दिन भी शिनाख्त नहीं हुआ। अंतिम संस्कार दरअसल उदयपुर जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र के उदयपुर जयसमंद स्टेट मेगा हाईवे पर स्थित केवड़े की नाल के जंगल में 4 दिन पहले मिले अज्ञात युवक के छत विक्षत शव की चौथे दिन भी शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस ने शिनाख्त को लेकर कई प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। वहीं नियमों के अनुसार शुक्रवार को पुलिस शव का अंतिम संस्कार किया। दरअसल बीते सोमवार देर शाम को जंगल में बाउंड्री वॉल निर्माण करने वाले श्रमिकों को करीब 10 से 15 दिन पुराना अज्ञात युवक का अर्धनग्न सड़ा गला शव नजर आया था। शव के कमर का निचला हिस्सा जंगली जानवर ने नोच लिया था, लेकिन घटनास्थल पर कपड़े सहित किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलने पर मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मामले को लेकर पुलिस ने युवक के नाले में डूबकर मरने एवं जंगली जानवरों के नोचने की आशंका जाहिर की है। हालांकि घटनास्थल पर एवं शरीर पर किसी प्रकार के कपड़े नहीं मिले। हालांकि घटनास्थल एवं शरीर पर किसी प्रकार के कपड़े नहीं होने की बात को लेकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक के शव की शिनाख्त के बाद ही मामले के बारे में खुलासा हो सकता है, लेकिन काफी प्रयास के बाद 4 दिन के बाद भी पुलिस को शव की पहचान नहीं हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए सराड़ा डिप्टी राजेंद्र सिंह जैन, थाना अधिकारी अनिल कुमार विश्नोई, चौकी प्रभारी भागीरथ टीम के साथ घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिले। इस पर शव का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें उदयपुर जिले में 1,21,914 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 12 नवंबर को पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक 27,239 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक 33,720 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी तरह 13 नवंबर को पहली पारी में 30,435 और दूसरी पारी में 30,520 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पहली पारी में सुबह 8:30 बजे से और दूसरी पारी दोपहर 1 बजे के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश मिलेगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि ज्यादातर परीक्षार्थियों को यह गृह जिला ही मिला है, जिसकी वजह से आवागमन इतना नहीं होगा। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ ही जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क, उनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। अभी 12 और 13 तारीख को वन रक्षक भर्ती परीक्षा है और इसमें 4 पारियों के अंदर ये परीक्षा होगी और प्रत्येक पारी में लगभग 30,000 लोग हैं, तो कुल दोनों दिनों में 1,20,000 लोग परीक्षा के अंदर बैठेंगे। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मीडिया है वो इस एग्ज़ाम को रीट से कंपेयर करता रहता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि रीट एग्ज़ाम में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था और दूसरे ज़िले में लोग गए थे, उससे मूवमेंट अधिक था। इसमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो उदयपुर के जो भी लोग हैं उनको सबको उदयपुर मिला है, पहली बात ये है। और जालोर और बाड़मेर वो चूँकि ज़िले सेंटर नहीं रखे गए हैं, इसलिए उन ज़िलों के अभ्यर्थी वो दोनों दिन कुछ हमारे यहाँ आएंगे, तो मूवमेंट जो रहेगा वो केवल जालोर और बाड़मेर से उदयपुर और वापसी उनकी रहेगी। इसमें वो हमने रीट के पैटर्न पे ही जो हेल्प डेस्क बनाना और रात में सोने की व्यवस्था करना, जैसे मान लो अगर कुछ लोग 11 को रात को आ जाएंगे तो आज रात की व्यवस्था और कल रात की व्यवस्था, दोनों की रात को सोने की व्यवस्था, जिन लोगों की आवश्यकता हो सोने की व्यवस्था भी हो। रेलवे की ओर से सिटी रेलवे स्टेशन का 354 करोड़ रुपए से पूर्ण विकास करने की योजना है। स्टेशन का विकास विश्व स्तरीय करने के बाद इसकी भूमि को पीपीपी मोड पर संचालन के लिए उपयोग किया जाएगा। इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। टिकट विंडो के समीप बड़ा मॉडल लगाया गया है। इस मॉडल में फर्स्ट और सेकंड एंट्री से लेकर प्लेटफॉर्म और अन्य सभी सुविधाओं को दिखाया गया है। स्टेशन का पूरा विकास 3 वर्ष में होगा। इसके तहत एक ही छत के नीचे हर सुविधा देने की योजना है। इस निर्माण कार्य में व्यवसाय गतिविधियों के साथ यात्रियों की सुविधा का विस्तार भी होगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड हैंड एंट्री के द्वार एक जैसे ही बनाए गए हैं। सिटी रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के चलते आगामी 16 नवंबर में उदयपुर सिटी स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में इस स्टेशन से यात्रियों का आवागमन बंद होने के साथ ही यहाँ मिलने वाले आरक्षण व अनारक्षित टिकटों को बिक्री भी बंद कर दी जाएगी। उदयपुर शहर के सबसे व्यस्त सूरजपोल चौराहे पर 6 करोड़ की 6 मंजिला पजल पार्किंग तैयार हो चुकी है। उदयपुर की इस पहली सरकारी हाईटेक पार्किंग में एक साथ 86 कार पार्क कर सकेंगे। इससे चौराहे के आसपास बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। स्मार्ट सिटी के कार्यवाहक सीईओ प्रदीप सांगावत ने बताया कि पजल पार्किंग की हर मंजिल पर 14 से 15 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। निर्माता फर्म 15 नवंबर तक काम पूरा कर पार्किंग सौंप देगी। उसके बाद 25 नवंबर तक इसका लोकार्पण किया जा सकता है। स्मार्ट सिटी कंपनी संचालन के लिए नगर निगम को पार्किंग हैंडओवर करेगी। मैकेनाइज्ड पार्किंग में शुल्क कितना होगा ये लोकार्पण से पहले ही निगम तय कर सकता है। पार्किंग पर ऑपरेटर रहेंगे जो वाहन पार्क करेंगे। लिफ्ट के सहारे गाड़ियों को ऊपर की मंजिल पर ले जाया जाएगा। हर वाहन को पार्क की जाने वाली जगह के नंबर सिस्टम में दर्ज किए जाएंगे, जिससे वाहनों को चढ़ाने व उतारने में आसानी होगी। गाड़ी लगाने और लेने में 3 मिनट लगेंगे। सहस्त्र औदिच्य समाज के 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता औदिच्य प्रीमियम लीग का शुभारंभ शुक्रवार को विद्या भवन ग्राउंड में आयोजित हुआ। यह प्रतियोगिता आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी रहे मनोहर लाल औदिच्य, प्रेम शंकर रावल और ललित मोहन शर्मा के नाम पर आयोजित की गई है। 3 दिन तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग ले रही है, जिसमें उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया
और आसपास के राज्यों के खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। समाज के अभिमन्यु रावल ने बताया कि यह प्रतियोगिता आईपीएल की तरह आयोजित हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों के ऑक्शन भी लिए जाएंगे और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य समाज के जो भी खिलाड़ी है उनको एक साथ मंच पर लाना, समाज के खिलाड़ियों में छिपा हुनर सामने आ सके, इसके लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अंतिम दिन महिलाओं की प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, जिसमें समाज की महिलाएं भी अपना दमखम दिखाएगी। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज सभी ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिलाने की मांग की। संगठन की अध्यक्ष मीना दवे ने बताया कि आशा सहयोगिनी चिकित्सा विभाग के अधीन कार्य कर रही है, लेकिन सालों से काम करने के बावजूद भी उन्हें 3,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो नरेगा मजदूरों से भी कम है। ऐसे में उन्होंने सरकार से प्रत्येक महीने 18,000 रुपए फिक्स वेतन दिलाने की मांग की। सहयोगिनी कमला खटीक ने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी ऑनलाइन सर्वे के लिए मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि कई आशाएं कम शिक्षित हैं और मोबाइल चलाने नहीं जानती। ऐसे में उन्हें सिर्फ ऑफलाइन ही कार्य करवाए जाए। आशाओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी तो वह जयपुर में उग्र प्रदर्शन करेगी। और इसमें क्या है कि हमारे केवाईसी का काम करवा रहे दबाव डाल के, और हम ये काम नहीं करना चाहते हैं। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे को ये ऑफलाइन काम दे, ऑनलाइन काम नहीं दे, क्योंकि हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं और हमारे ऊपर दबाव बहुत आता है और बहना को डराते हैं, धमकाया जाता है, नोटिस दिया जाता है। और ये ऐसा काम हम दूसरा ऑफलाइन काम करने के लिए तैयार है। हम मना नहीं कर रहे हैं सरकार को कि हम काम नहीं करना चाहते, काम हम कर रहे हैं। फिर फोन नहीं चलाना आता है, उसका लिए हमारे को ऑफलाइन काम दिया जाए। हम राजसमंद जिले की सभी ब्लॉक की आशाएं इकट्ठा हुई है आज यहाँ पे। हमें सिर्फ हमारी ये बात रखने के लिए हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पे आज कि हमें 5 रुपए में ई केवाईसी का काम दिया गया है आशाओं को, वो भी घर घर जाकर। जबकि 5 रुपए में केवाईसी में कोई काम नहीं करता है। ई मित्र वाला भी अगर अपन केवाईसी अपडेट कराने जाते हैं तो 40 या 50 रुपए से कम नहीं लेता है। तो हम आशाओं को हर जगह हमारे ऊपर ये जो काम थोपा जाता है ऑनलाइन का, तो हम सर यही बात हमारी सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारे अधिकारियों से या हमारे किसी अधिकारी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ सिस्टम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पे आज। और हमारा पेमेंट भी समय पर जमा नहीं होता है। हम आशाओं के ऊपर दबाव डाला जाता है, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो हम सभी आशा बहनों की एक ही मांग है, एक तो हमारा फिक्स वेतन किया जाए कि कम से कम 18,000 रुपये सैलरी हमारी मंथली हो। अगर हमारी सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे हम बड़ा कदम उठाएंगे और हम सभी कार्य का बहिष्कार करके हड़ताल पर बैठेंगे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने वाली गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने गैंग के 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दो बाइक आपस में भिड़ी, दोनों युवकों की हुई मौत। परिजनों ने मृतक निखिल की आंखों का किया नेत्रदान। यूआईटी टीम की बड़ी कार्यवाही। गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने 40 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जों को किया ध्वस्त। अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क के नाम हो रही अवैध वसूली पर युवाओं ने खोला मोर्चा। विरोध में घाट के पास ही बैठे धरने पर। तो दीजिए इजाजत रहस्य शाकदीपे को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।